दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप अंबेडकर है और डॉक्टर प्रदीप अंबेडकर साइकाट्रिस्ट है। लोगों से बातचीत करते हैं और बातचीत करके इलाज करते हैं। इसी के साथ नेचुरोपैथी में भी ये लगातार काम करते हैं, नेचुरोपैथी पे। तो आज हम समाज में एक बातचीत न करने से एक उसको बीमारी कहेंगे, क्या कहेंगे, अवसाद जिसको बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। हर दूसरा तीसरा आदमी डिप्रेशन में मिलता है, लेकिन समाज उसको समझ नहीं पाता। हमारा परिवार उस डिप्रेशन को समझ नहीं पाता हमारे साथ रहते हुए भी। लेकिन जिस दिन कोई हादसा होता है फिर पता चलता है कि वो डिप्रेशन में था। तो डॉक्टर साहब से एक बार जानना चाहेंगे कि ये डिप्रेशन क्या है, इसकी के लक्षण क्या है, लोग क्यों नहीं समझ पाते। सर, सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। और जो आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, बीइंग ए काउंसलर, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, बीइंग ए नेचुरोपैथिस्ट, ड्यूरिंग 18 ईयर जो मेरा अनुभव है, 18 सालों का जो मेरा अनुभव रहा, सोसाइटी में डिप्रेशन पहचाना जा सकता है, लेकिन भारतीय समाज में अभी तक वो मनोवैज्ञानिक तौर पे जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जो मनोविज्ञान का प्रभाव, साइकोलॉजिस्टों का एक प्रभाव जो होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। कारण क्या है कि भी जो बच्चा आपके बीच में है उसको पहचानना है कि ये डिप्रेशन में है या नहीं। तो 3 मुख्य लक्षण है। एक तो वो आपको निराश मिलेगा, उदास मिलेगा, और रात को शायद इसको नींद ना आए, बेचैनी मिलेगी। और फोर्थ जो इसका मुख्य जो लक्षण है, वो मरने का प्रयास करेगा, उसको मरने का विचार आएगा। प्रयास बाद में पहले विचार आएगा। तो यदि बच्चों से पूछ लिया जाए कि भाई उदास क्यों है, निराश क्यों है, क्या मन में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यदि वो बता दे, उसको ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी में अब रस नहीं रहा। मेरे पास जो बच्चे हैं, जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए जो लोग आते हैं, जिसमें मैं कहूं कि 20 से 25 साल के बच्चों में, 17 से 35 साल के बच्चों से जब मैं पूछता हूं, यदि 17 से 22 तक के बच्चों से जब मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताओ कि आप किस दिन खुश थे, मुझे 5 ऐसी घटनाएं बताओ, आप खुश कब हुए, तो उनको 5 घटनाएं इस उम्र में ढूंढने में आधा पौना घंटा लग जाता है। और इस एज में उनको परेशानी क्या आ गई। ये सिर्फ हमारा मानव व्यवहार जो है, जो एज ए ह्यूमन बीइंग, जो हमारा जो दिमाग है और जो हमारा मन है, तो मन में ही उनको वो चीज महसूस नहीं हो पाती है। घर परिवार के लोग उनको दुश्मन लगने लगते हैं, उनमें इस प्रकार से अपनाताओं का भाव नहीं आ पाता है। तो ये है मुख्य पहचान। मतलब दबाव के कारण ये सब है। हाँ, ऑफकोर्स मतलब दबाव, पढ़ाई का दबाव हो सकता है, कैरियर बनाने का दबाव हो सकता है, या चाहे नौकरी भी करने लग गई वहां काम का दबाव हो सकता है। ऐसी कुछ चीजें हैं। देखो, इसमें मेरा जो अनुभव बोलता है, चीजें तो यही हैं, लेकिन मैं एक बात और करना चाहूंगा यहाँ पे, विशेष तौर पे सीवियर डिप्रेशन में जो जाकर के सुसाइड कर जाते हैं, फिर फैमिली के लोग बड़े अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि काश मेरा बेटा मुझे बता देता, मेरी बेटी मुझे बता देती। लेकिन हम बच्चों के ऊपर प्रेशर इतना बना देते हैं, चुप पागल, तुझे पता है, चुप पागल। जो भी, चाहे मम्मी है, चाहे पापा है, चाहे भैया है, चाहे बहन है, चाहे चाचा है, चाहे ताऊ है, चाहे दादा है, चाहे दादी है, चाहे वो उसके परिवार में और बड़े हैं, वो सभी उसको ट्रीट इस प्रकार से करते हैं, चुप, उसको बोलना बंद करवा देते हैं। और वो इतने बड़ी दुनिया में, इतने करोड़ों लोगों के बीच में अकेला महसूस करते करते करते, इस वेट एंड वॉच में, शायद मेरी कोई सुने, शायद कोई मेरी माने, कोई पूछ ले मेरे से, तो वो यहां से लोगों को बताना ही बंद कर देते। मैं एक और इसमें पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, एक कॉमन शब्द है, जैसे अभी आपने कहा कि चुप पागल, हाँ, या किसी को पागल हो गया तू, ये पागल शब्द को डिक्शनरी से निकाल नहीं देना चाहिए समाज में। एक्चुअली क्या है, समाज को निकालना चाहिए, लेकिन समाज इन शब्दों का प्रभाव उस बच्चे पे क्या पड़ा ये नहीं नोट कर पा रहा। अब कि भी किसी को पागल बोल देना, किसी को अथॉरिटी नहीं है। कोई साइकेट्रिस्ट लिखेगा, कोई साइकोलॉजिस्ट लिखेगा तो ही मान्य होगा, लेकिन एक कॉमन वर्ड बना दिया है, एक लेमैन की लैंग्वेज है पागल। कोई किसी को पागल ऐसे नहीं बोल सकते हम, बाय लॉज देखें तो, लेकिन पागल नहीं कह सकते। नहीं, सामाजिक तौर पे भी इस पे प्रभाव पड़ता है जी। मान लो डिप्रेशन में है, बिल्कुल हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसको मतलब कहते हैं चुप पागल,
या क्यों पागल हो रहा है, हाँ ऐसा। तो उस पर प्रभाव पड़ता है। मैं उसकी तरफ से जानना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स उसके ऊपर उस शब्द का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उसको ये लगता है, इंटरनल फीलिंग आने लगती है उसको कि क्या मैं सच में ही पागल हूं, क्या मैं इस लायक हूं ही नहीं। तो उसकी सेल्फ एस्टीम को बड़ा ठेस पहुंचती है और यहां पे वो सरेंडरिंग मोड में आ जाता है। और एक मानना है, यदि मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मैंने ये पाया है कि सभी इसको मास्टर मिलते हैं, उसको सभी मास्टर मिलते हैं, उसको अपना कोई नहीं मिलता, सुनने वाला कोई नहीं मिलता, उसको सिर्फ समझाने वाले मिलते हैं, सिखाने वाले मिलते हैं, उससे पूछने वाला कोई नहीं मिलता कि कोई प्यार से उसे पूछ ले। और नहीं तो जब उसको ये कोई भी इस प्रकार की घटना घटती है कि कहीं मार्क्स कम आए हैं, कहीं एब्सेंट हुआ है, कहीं वो कहीं गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, तो उसको इतना डांट फटकार दिया गया कि उतना डांटना फटकारना नहीं था, उतनी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए थी, उससे ज्यादा उसको पनिशमेंट दे दी गई है, तो फिर दब्बू प्रवृत्ति का क्योंकि अभी रिजल्ट आए हैं, अलग अलग दौर के प्लस टू के आए हैं, 10वीं के आए हैं, खासकर नीट का जो पेपर वो लीक होने के कारण रद्द हो गया, उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो मतलब ये दबाव है क्या, इसको कैसे देखें? आपको उस देखिए, अभी 5वीं क्लास के बच्चे ने सुसाइड किया, एक सोचने वाली बात है। अभी 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर क्या प्रेशर हो सकता है? मतलब भारतीय समाज में हम देखें, 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, सुसाइड कर गया। ये जो सुसाइड कर रहा है तो मीन्स कि ये सुसाइड करने की नौबत क्यों आई? उसने अभी से ही ये महसूस करना शुरू हुआ, उसको ये मानना शुरू किया कि मेरा कोई नहीं है, मेरे को कोई अपना नहीं मानता। अब मेरे उनको अपना भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिखाई देता है, डार्कनेस, आस नहीं होती उनको, उम्मीद नहीं होती है, और अपना तो पेरेंट्स तक नहीं है, अपने जो नियर डियर। इस प्रकार के केसेस में समाज को ये देखना चाहिए, जो बच्चा ठीक ठाक बात कर लेता था, सभी से मिलता था, नमस्ते करता था, बट उसने बोलना कम कर दिया है, अकेले रहना ज्यादा शुरू कर दिया है, और बहुत सारे ऐसे गुमसुम रहने लग गया, गुमसुम रहने लग जाता है। समाज यदि इस बात को पहचान ले कि ये बच्चा ठीक ठाक था, अब पेरेंट्स से कम बात करता है, नपी तुली बात करता है, फ्रेंड्स से बहुत कम खेल पाता है, बहुत कम मिला जुला रहता है, और टू द पॉइंट बात करता है टीचर से भी, तो इट मीन्स वो इसके नजदीक पहुंचने वाला है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस बच्चे से पूछना चाहिए, उसको हाय हेलो हमें करना चाहिए, उसके अंदर घुस के पूछना चाहिए उसको। कभी भी आप ये वाह वाह वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट, ऐसा कर दें हम, अरे वाह शाबाश, बहादुर है, इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, ये बहुत आगे बढ़ेगा, ये शब्द उसके मन में घर करते हैं कि मेरा अपना कोई है, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये शब्द रियलाइज कराते हैं उसको। यही शब्द उसको वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन ये शब्द गायब कहाँ हो गए डॉक्टर साहब? सवाल इस बात का है कि 98% नंबर आए, किसी के 99% नंबर आए, उसके बाद भी वो खुशी उसके नहीं है, उसको लग रहा कि मतलब ना आप सो ले सकते थे, या परिवार वाले भी कहते हैं कि थोड़ी सी और मेहनत करता तो सो आ जाती। तो इस तरीके से वो जो शब्द है ना शाबाशी देने वाला, वो गायब क्यों हो गए और कहाँ चले गए वो शब्द? क्योंकि आप तो परिवारों से मिलते होंगे, मेरे फैमिली काउंसलिंग के आते हैं मेरे पास ऐसे क्लाइंटों से मैं मिलता हूं, कहाँ पे गायब हो गए? मैं एक क्लाइंट का, मतलब हमारा एक ये इंडिया में रूल है हमारा साइकोलॉजिस्ट में, हर एक कंट्री में, कि हम किसी भी क्लाइंट की पहचान उजागर नहीं करते, हम अपने पास रखते हैं डेटा को। बट मैं एग्जांपल वैसे दे रहा हूं, ये बच्चा था तो कैसा बच्चा था कि इसके फादर साहब लेक्चरर और मदर भी जो है कि भी पोस्ट ग्रेजुएट है तो हाउसवाइफ बट पोस्ट ग्रेजुएट है। अब बच्चे को उन्होंने कोटा भेज दिया, तैयारी करो नीट की, वहां पे वो प्रेशर में आ गया, फिर उन्हें बाहर उत्तर प्रदेश में भेजा, वहां से भी वो आ गया, फिर हिसार में उन्होंने स्टार्ट किया, हिसार से भी उसका मामला नहीं बना, वो 3 बार उसमें बैठा तो वहां बैठते ही हैंग हो जाता है। अब कहां तक आ गया? पेरेंट्स से जब मेरी चर्चा हुई तो कहने लगे सर बड़ा ढीठ है ये, हम क्या पैसे नहीं देते? क्या मैथ्स की फीस नहीं लगती? क्या कोचिंग की फीस नहीं लगती? मतलब सीधा ये कहना हमने कमी क्या छोड़ी है? हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। अब कमी कहां छोड़ दी? मैंने कहा इसको डॉक्टर तो बाद में मान लेना, अपने आप को मास्टर बाद में मान लेना, पहले बाबू बेटा तो बन जाओ।
आपस में फादर और सन का रिलेशन नहीं है आपका, तो बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा? उसके ऊपर तो ये हो गया प्रोफेसर साहब बैठ गए, लेक्चरर साहब बैठ गए, मास्टर ऊपर बैठा है, तो मैं कब बनूंगा? वो उस प्रेशर में ही यहां तक आ गया कि वो घर में अपने आप को उसने बंद कर लिया। एग्जाम मैं नहीं दूंगा, जहां भी छोड़ते हैं भाग जाता है, उसको डर लगने लग गया है, उसके दिमाग में और ऊटपटांग विचार चल पड़े हैं, अब सुसाइड करने का वो आ गया है उसको। तो ऐसे मैंने बच्चों को देखा है, ऐसे पेरेंट्स को जब मैं देखता हूं, वो शब्द कहां गायब हो गए कि वो घर पे भी लेक्चरर साहब हैं, फादर नहीं है, वो घर पे भी वो साइंटिस्ट है, फादर या मदर नहीं है, घर पे वो टीचर हैं, फादर मदर नहीं है, घर पे जो भी डेजिग्नेशन है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे जितने भी पोस्टें हैं, वो पोस्टमैन ही बन के रहते हैं घर पे। अब ये शब्द कहाँ गायब हो गए, कहाँ गौण हो गए कि जब हम अपने बचपन की याद करें कि दादा है, दादी है, ताऊ है, चाचा है, ताई है, बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, कि भी घोड़ा बनो घोड़ा, तो कोई ना कोई घोड़ा बनने के लिए तैयार होता था लोग। अब पता है कि बच्चा है, बच्चे को वो स्टाइल देखना है कि घोड़ा बन के कैसे चलते हैं। अब एज ए ह्यूमन बीइंग हम सारे बैठे घोड़े नहीं है। यदि बाई चांस बच्चा बोल दे गधा बन के दिखाओ, तो ये जो प्लेजर उनको क्रिएट होता है बच्चों को, ये अपनापन ले जाता है। अब ऐसा नहीं है, हम इन चीजों से दूर हुए, डिप्रेशन भारत में बढ़ा, और अब पेरेंट्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गए, सारा का सारा चाइल्डहुड मोबाइल ने ले लिया। अब उसको जैसी इमेज वहां से दिखाई देती है, वो जो चीज अच्छी लग रही है, अब उसको मदर फादर या सिस्टर ब्रदर अच्छी नहीं लगेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट वहां क्रिएट हो। अब वो तो एआई के उसमें चले जाएंगे, चैट जीपीटी के उसमें चले जाएंगे, वहां ऐसे पिक्चर दिखाई देती हैं, जो ऐसे कलर दिखाई देते हैं, ऐसी एक्टिविटी दिखाई देती हैं, तो वो उनको अच्छे लगते हैं। वो कलर घर में है नहीं, वो है नहीं, न समाज में, न समाज में। समाज में भी इतना समय नहीं है पहले जैसे कि भी बैठते थे चौपाल में या चबूतरे में बैठ के सभी पारिवारिक बातचीत होती थी, पहचान होती थी, कहाँ गया था इतनी देर, क्या कर रहा था बता, नहीं तो दादा सुन लेगा, दादी सुन लेगी, नानी सुन लेगी, ताऊ सुन लेगा, चाचा सुन लेगा, कोई ना कोई सुनने वाला होता था। अब तो सिंगल फैमिली हो गई है, पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है, और यदि दो बच्चे भी दो हैं तो दोनों के उनके पास भी टाइम नहीं है। यदि एक फैमिली में कि मम्मी है, पापा है, 2 बच्चे हैं, तो 4 मोबाइल हैं तो चारों अपने मोबाइल में बिजी हैं। अब अपनापन कहाँ है? अब रोबोट बनेंगे, वो क्या बनेंगे? अब उनको क्या लगेगा? अब वो जो उनको गाइडलाइन जो आएंगी, जैसे वो पीछे गेम आया कि भी इस गेम पे वो इतने पागल हो गए कि मतलब सुसाइड करने लग गए, कि गेम वाला कह रहा है कि अब आपको कुएं में कूदना तो कुएं में कूद रहो, मतलब इतना कब्जा हो गया। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भी इस विषय में हमारा समाज ये समझ ले इस बात को कि बच्चा कम बोलना शुरू हो गया, मैंने नोट किया रात को इसको नींद कम आई, ये उदास नजर आ रहा है, खाना पीना भी कम कर दिया है, तो इस बच्चे में प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब मैं एक जानना चाहता हूँ, बीमारी की हमने पहचान कर ली है, मतलब ये एक बीमारी है, इसके लक्षण ये है, और ये पैदा इसलिए हुई कि समाज में उस तरीके से वार्ता कम हो गई, संवाद कम हो गया, हाँ। मिलना जुलना कम हो गया। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से ये चीजें बढ़ी है, तो काउंसलर बढ़ने चाहिए थे, स्कूलों में काउंसलर होने चाहिए थे, मोहल्लों में होने चाहिए थी, वो तो है नहीं, लेकिन कुछ गिने चुने काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट जो है, जो मतलब इनको देख सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट जिनको बोलेंगे तो मनोवैज्ञानिक जी, वो भी है, तो उनके पास जाने से भी मतलब लोग हिचकते हैं कि लोगों में एक आम धारणा है, क्या हुआ, बोलेंगे ना थोड़ा पागल की दवाई चल रही है, या मैं जो डिप्रेशन में चले उसकी दवाई चल रही। तो मैं वो जानना चाहता हूं कि वो हिचक कैसे टूटे, कि ठीक है बच्चे में कोई बात गड़बड़ है, जवान में कोई गड़बड़ है, या बुजुर्ग में कोई गड़बड़ है, मान लो इस तरीके का अवसाद आ गया है, तो वो मतलब अपने नजदीक मनोवैज्ञानिक जो है उससे मिल ले, बात कर ले। देखिए वो बीच का वो गैप कैसे खत्म हो? भारत में साइकेट्रिस्ट हैं, मनोरोग विशेषज्ञ हैं, जो दिमागी रोग है। अब दिमाग का रोग अलग है, मन का रोग अलग है। दिमागी रोग को ठीक करने वाले डॉक्टर को साइकेट्रिस्ट बोला जाता है, जिसको मनोरोग विशेषज्ञ या मनोरोग चिकित्सक बोलते हैं। अब मन को ठीक करने वाले को साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, जिसको हम मनोरोग ना बोल करके मनोविकार, मन के विकार हैं ये बस। तो साइकेट्रिस्ट तो है इंडिया में, बट
जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ी है, जिस प्रकार से स्ट्रेस बढ़ा है, जिस प्रकार से टेंशन बढ़ी है, जिस प्रकार के मानसिक कमजोरी, इसको मेंटल इलनेस हम बोलते हैं, वो बढ़ी है, उस हिसाब से भारत में मनोवैज्ञानिक और इस प्रकार के परामर्श काउंसलर नहीं बढ़े हैं। वो अभी इंडिया में जो चला है कि दिल्ली में कि लगभग हर एक स्कूल में काउंसलर होना चाहिए, और पूरे भारत में जो सेंट्रल लेवल के जो स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, उनमें एक एक काउंसलर की अपॉइंटमेंट हुई है। तो ठीक इस प्रकार से सभी स्कूलों में हो, ताकि बच्चे को क्लासरूम में पहचाना जा सके कि ये बच्चा इसमें समस्या में चल रहा है, और इससे काउंसलर से बातचीत करा दी जाए तो वहीं पे उस समस्या का निदान किया जा सकता है। बट हमारे भारतीय समाज में क्या है कि कल बच्चे के बारे में ये पता चले इसकी तो दिमाग की दवाई चल रही थी, तो ब्याह को नहीं होगा, ये अपने आप में मतलब अपने आप मान लेते हैं। जबकि बीमारी किसी को भी लग सकती है, खांसी जुकाम जैसे सेम हुई बीमारी, अब दवाई ले लेते हैं, टाइम से इलाज करा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। मतलब जैसे खांसी हुई, किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी की दूसरी कोई बीमारी होगी, नॉर्मल दवाई लेते हैं, तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, ये ठीक हो जाता है। ऐसी बात नहीं, डिप्रेशन यदि समय से पहचान करके उसको इस प्रकार की काउंसलिंग करवाई जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि ठीक, क्या मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे लोगों को जीवन दान मिला है मेरी सिर्फ एक घंटे बातचीत करने से। तो 1 घंटा बातचीत की जा सकती है। इसका थोड़ा सा, इसको हम कहें कि भी एक टेक्निक है, ये एक कला है कि कोई भी आपके पास आए तो कला है सुनने की। हमें सुनने की कला आनी चाहिए कि भी जो बच्चे में ऐसे सिम्टम हैं, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसके सुन लो कुछ देर, वो कुछ हल्का हो जाएगा, वो आपको अपना मान बैठेगा, तो आपको सारी बातें बता देगा। मैं मोस्टली जो जिसने 5 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, जिसने 8 बार अटेम्प्ट किया, वो बच गया, मेरे पास आ गया, मेरे पास ले आए कि जी ऐसे ऐसे करता है, तो मैं उससे पूछता हूँ भाई ठीक है। अब ये काउंसलिंग का एक पार्ट है कि भाई कोई बात नहीं, ऐसा विचार आता है, ऐसा विचार मुझे भी आ जाता है, मुझे भी आते रहते हैं मरने के भी, मैं मर जाऊं, लेकिन यार मर क्यों जाऊं, मुझे फिर लगता है कि भी आपको ऐसा नहीं आता। वो बोलता है सर काफी बार तो मैं रोकता हूं, फिर सोचता नहीं मर ही जा। तो पूछे तो टेस्ट बता दो भाई आप मरने का, यदि मेरा भी मूड बने ऐसा तो कौन सा सुसाइड अच्छा रहेगा ये बताओ। रस्सी से ठीक रहेगा, जहर से ठीक रहेगा, ट्रेन के नीचे ठीक रहेगा, पटरी पे ठीक रहेगा, कहाँ कुएं में ठीक रहेगा बताओ। तो जैसे ही वो एक्सप्लेन करता है, शुरू करता है, तो उसको नहीं, फिर उसको वहां से फिर आता है। अब या तो उसको जीने का डर था, अब उसको मरने का डर, अब मरने का डर शुरू हो जाता है, तो रस्सी से कहीं भाई नहीं पूरा हुआ, आधी गर्दन रहेगी, पूरी जिंदगी ऐसे रहा तो फिर क्या हो जाएगा। सपोज आप कुएं में छलांग लगा गई, आपकी टांग टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, पानी कम, जिंदगी भर ऐसे पड़े रहे, तो अब वो विचार उसमें नहीं होता। अब वो इस प्रकार के विचार उसमें डालते हैं, तो वो विचार फिर बड़े हो जाते हैं, और जो मरने का विचार बहुत छोटा हो जाता है, और फिर उसको जीने में रस आने लगता है, क्योंकि हम उसको अपनापन देते हैं कि यू वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट। अब उसको पहली बार सुनने को मिलता मैं इंटेलिजेंट, मेरे सराउंडिंग के लोग, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स तो ये कहते हैं चुप, क्या पता तेरे को, क्या कुछ आता जाता नहीं है, पागल है तू, तुझे कुछ नहीं पता, तू जीरो है, तू डफर है, तू डीठ है, तू नकटा है, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द। इसी के साथ में मैं जोड़ देता हूँ, मैं कई बार हम तुलना भी करते हैं कि पड़ोसियों के बच्चे देखो, वो इतने पढ़ गए हैं, तुम क्या कर रहे हो। या एक तुलना मैं देखता हूँ परिवारों के अंदर कि हम कहते हैं कि हमारे पिताजी तो अनपढ़ थे, मजदूर थे, खेती करते थे, हम देखो लेक्चरर बन गए, हम सरकारी स्कूल में जाते थे, तूने क्या किया, मतलब उसको ना हम इसी भावना में ले आते हैं, तुमने क्या किया। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा फिर हम, ऑफ कोर्स ये इस प्रकार से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे में आ जाता है, जब हम कंपटीशन में, वो देखो मामा का लड़का देखो ये बन गया, वो देखो तेरी बुआ का ये बन गया, तेरी मासी का ये हो गया, ये पड़ोस में देखो तेरे ताऊ के लड़के ये हो गए, तेरे चाचा के ये हो गए, तेरी बुआ के ये बन गए, तुम कब बनोगे, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अब वो जो बने हैं वो उनके जो पारिवारिक और जो आर्थिक और जो सामाजिक अलग अलग प्रोग्रेस है वो अलग पृष्ठभूमि से है। अब जो ये बच्चे जिनको आप इतना प्रताड़ना देते हो, सुबह उठते ही उसको कम आंकना शुरू करवाते हो, उसको अंडर एस्टिमेट काउंट करते करते उसको रियलाइज करवा देते हो, फिर कहाँ जाएगा वो कि मैं क्या कर सकता हूँ, सारे ये बन गए, मैं ही रह गया, तो मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ, जिसको बनना होगा बन जाएगा, और इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये जो शब्द हैं
जैसे कि भी और नहीं तो आम जनमानस को ये पता है कि दो लोगों में झगड़ा हो गया, गुस्सा है उनमें और बीच में उनको पकड़म पकड़ाई कर लेते हैं तो एक दूसरे को गाली गलौज करके कूल डाउन हो जाते हैं, और ना हो तो क्या होता है कितना नुकसान कर लें। तो ये सिर्फ वो एक्सप्रेस कर दिया उन्होंने गुस्से में, गाली में, वो ठंडे हो गए। अब इसी प्रकार से जिस बच्चे को चीज नहीं समझ में आ रही है, वो आपको लगता है तो उसको थोड़ा सुन लो, वो अंदर से फूटेगा ना। मतलब सुनने की प्रवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी, सुनने की प्रवृत्ति बढ़ानी, संवाद की, मतलब संवाद बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे डिप्रेशन की यदि मैं बात करूं तो मोस्टली सुनना होता है, सुनाना नहीं होता, सुनना होता है। और सुनने की कला ऐसी होनी चाहिए कि आपने उसको पूरा गहराई से सुना है, और यदि इस पर की श्योरिटी गारंटी दे दी जाए कि ये बात लीक नहीं होगी, सीक्रेट नहीं होगी, मेरे पास ही रहेगी, तो बच्चा आसानी से बता देगा और दोबारा से उसके जीवन में रस लगने लगेगा, और जो टारगेट आप उसको दोगे उसको स्पीड से करेगा। तो डॉक्टर साहब आपसे संपर्क कोई करे, मान लो बातचीत करने के लिए, तो क्या संपर्क है, कहाँ आप बैठते हो? देखिए मैं न्यू ऋषि नगर में बैठता हूँ, 18 साल से मैं यहीं रह रहा हूँ न्यू ऋषि नगर हिसार में। मेरा नंबर है 94 680 50 143 9468050143। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा कॉलिंग नंबर भी। इस पे मोस्टली लोग मेरे पास रिपोर्ट भेजते रहते हैं, लोगों की कॉल आती रहती है। और मैं ऐसा चाहता हूं कि भी जैसे एक दिल्ली में एक सुसाइड हुआ, वो बिहार से आए, रोजी रोटी कमाने आए, कंपनी में लग गए, और जो 5वीं साल के बच्चे की हम बात कर रहे थे, मैंने जो एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ जो साइकेट्रिस्ट थे, इंडियन साइकेट्रिस्ट थे, वो सुसाइड कर गए। अब देखिए कितना कितना खतरनाक है ये डिप्रेशन, कि जो इस बीमारी का इलाज करता था वो उसी को ले गया, वो भी सुसाइड कर गए। एक साइकेट्रिस्ट का सुसाइड करना, वो भी इंडियन कंटेस्ट में, तो बहुत अच्छी खबर नहीं है, बहुत नेगेटिव साइन है समाज के लिए, बहुत खतरनाक चीज है ये। और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं कि मैं आईएएस लेवल पे जाके, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे जाके लोग सुसाइड कर जाते हैं, तो अभी तक कर क्या रहे थे वो? ठीक इस प्रकार के, जैसे मैं जो दिल्ली के केस की मैं बात कर रहा हूं कि जो घटना घटी दिल्ली में कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसकी मिसेज के शब्द ये हैं, कम से कम बता दो देता, इतनी बड़ी बात होगी, हमें तो बता देता। अब मैं ये चाहता हूं कि जो ऐसे इस प्रकार के जो लोग हैं कि उसने कंपनी के अधिकारियों को बताने का प्रयास किया, अपने सीनियर को बताने का प्रयास किया, उसकी नहीं सुनी गई, वो परिवार को नहीं बता पाया शर्म के मारे, तो मेरे जैसे जो साइकोलॉजिस्ट जो इस लाइन में है, मेरे जैसे जो काउंसलर जो बैठे हैं, जो मेंटल इलनेस पे काम करते हैं, एक बार हमारे संपर्क कर लो, 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए आप कहानी हमें बता दो, हो सकता है हम आपका समाधान कर दें, और हम तो हैं इसलिए। तो ट्रस्ट जो मैं एक बात कहूं कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वाला स्पॉन्सर्ड बाय हर घर औषधि फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, ये जो इस प्रकार के लोग हैं संपर्क कर सकते हैं। इनको ज्यादा सा फीस के चक्कर में ना पड़े। हमारा प्रयास रहेगा ट्रस्ट के माध्यम से कि जो ऐसे जो मेंटल इलनेस, मतलब फीस प्राइमरी नहीं है, उसका जीवन प्राइमरी है। मतलब व्यक्ति बचना चाहिए। जिस मन में ऐसा विचार आता हो, मेरे को मरने का बार बार विचार आता है, और नींद भी नहीं आती है, और मैं उदास बहुत रहा, तो मुझे मेरा फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, वो बस एक ही विचार आ जाता है, इससे मर ही जा। तो ऐसा करने से पहले, मरने से पहले लोगों से आप हमारे संपर्क तो करो, एक बार कॉल हमारे से कर लो, 20 मिनट के लिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपकी कॉल पे आपका रिप्लाई करेंगे, आपको सुनोगे, आपको कोई गाइडेंस देंगे, और आपके जीवन में रस आ जाएगा, आप जीवन जिएंगे, हंसी खुशी जिएंगे। और जितने भी जो यहाँ जो काउंसलर हैं आपकी सिक्रेसी रखेंगे। एक बात मतलब प्राइवेसी इसमें अहम है। आपकी सिक्रेसी इतनी होगी, आपका नाम, आपका परिवार, आपका गांव, आपका कोई मामला नहीं, कुछ नहीं है। आप हमारे को वीडियो कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, आपकी पहचान छुपा करके, आप अपना नाम कुछ और बना करके, आप अपनी ईमेल फेक, जो लोग इस प्रकार के आईडी बनाते हैं, इस प्रकार का फेक डेटा देके आप हमारे साथ बात कर सकते हो। मतलब किसी को ये डर है, क्योंकि कई बार डर होता है कि मेरी प्राइवेसी लीक हो जाएगी। मतलब, लेकिन इस जो आप काम करते हैं इसमें प्राइवेसी बहुत अहम होती है। आप लिखनी, हाँ, इसमें प्राइवेसी और सिक्रेसी कंपल्सरी। यदि ये मैं कंटेक्स्ट में बात की कि भी मेल डोमिनेंस में हम बात करें, फीमेल की बात करें, लड़कियां तो बहुत परेशान है बेचारी,
वो बहुत ज्यादा सीवियर डिप्रेशन में, कि भाई को ये पता चल गया, रिश्तेदारों को ये पता चल गया, क्लिप है ही नहीं, वह AI से किसी ने बना दिया। हाँ जी। वो इस प्रकार के डर में ना पता नहीं क्या इतना नुकसान हो रहा है उन लोगों को, कितना बड़ा मेंटल नुकसान। टॉर्चर है वो। यदि वो एक बार हमारे संपर्क कर ले तो इनकी इस प्रकार की समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता, आसानी से। तो डॉक्टर प्रदीप अम्बेडकर हमारे साथ थे, लगातार पिछले 18 साल से न्यू ऋषिनगर हिसार में सेवाएं दे रहे हैं और फीस प्राथमिकता इनकी जिंदगी में नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात, अलग अलग सीरीज में हम इसको लेके जाएंगे, किस तरीके से लड़कियां इस मसले में है कि फंसी हुई है, किस तरीके से फैक्ट्री में, कंपनी में काम करने वाले या IAS लॉबी के लोग, पुलिस लॉबी के लोग, टीचर लॉबी के लोग किस तरीके से अलग अलग डिप्रेशन में फंसे हुए हैं, और वो आखिरी में बातचीत और संवाद किसी से नहीं होता तो फिर वो एक रास्ता चुन लेते हैं अपना जीवन खत्म करने का। तो जीवन बचे, इंसान बचे, इसके लिए हम एक सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं। और आज हम एक डिप्रेशन, जो ये मनोरोग बीमारी है, इस पर एक चर्चा की है, आप समझ सको कि समाज में ये है। आगे इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या होगी वो लेके आएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।